अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी जो लास्ट मुलाकात हुई थी यानी लास्ट वीडियो में मुलाकात हुई थी वो चैप्टर नंबर 18 के लेक्चर नंबर 18.3 के साथ हुई थी। सबसे पहले मैंने 18.1 में चैप्टर 18 का पूरा इंट्रोडक्शन आपको दिया था। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 18 के हवाले से, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को नील बोहर एटॉमिक मॉडल की बेसिक पॉस्टुलेट समझाए थे। देन हम रेडियस की डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में की थी और आज हमारा अगला स्टेप है, यानी कि आज हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं एनर्जी की। यानी इसका सवाल इस तरह आएगा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम की एनर्जी की आपको क्या करनी है बेटा, डेरिवेशन करनी है। एक बात याद रखिएगा कि जो टोटल एनर्जी होती है, कभी भी कोई सी भी टोटल एनर्जी आपको निकालनी हो, इनफैक्ट आपको इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि किसी की भी एनर्जी निकालनी हो, तो वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। यानी दो एनर्जी की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को आपस में सम कर दो, प्लस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाती है, टोटल एनर्जी आ जाती है। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी डेरिवेशन के स्टार्ट वहीं से होगा कि सिंस टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is equal to the sum of kinetic energy and potential energy। जो टोटल एनर्जी है वो सम के बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के, यानी कि जो टोटल एनर्जी होगी वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। यानी जो टोटल एनर्जी होगी वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, और हमारी वो बन गई इक्वेशन नंबर बेटा कौन सी, 1। अब हम करेंगे क्या, एक दफ़ा हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, और हमारी डेरिवेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की क्या कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप पोटेंशियल एनर्जी की भी कर सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी कर सकते हैं, बल्कि मैं पता है क्या करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन अगर मतलब जैसे मेरे नोट्स को अगर देखोगे ना, तो मेरे नोट्स में पहले पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन हुई हुई है, तो कोई क़यामत नहीं है। असल में इन शॉर्ट ये कि आपको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, फिर यहाँ पुट कर देनी है, बात ख़त्म, ठीक है। सो आइए कैलकुलेशन करते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी की, और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी दुआओं से हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन करने से पहले मुझे एक बात बताओ कि ये वाला स्टेप तुम लोगों ने लास्ट क्लास में भी, यानी लेक्चर नंबर, अगर ये लेक्चर आप डायरेक्ट देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 18.1 से देखते हुए आओ, ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए। तो ये आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे यानी कि इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। इनफैक्ट जो रेडियस की डेरिवेशन हमने की है, तो रेडियस की डेरिवेशन के स्टार्ट हमारा ऐसे ही हुआ है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और सेंट्रीपिटल फोर्स को आपस में क्या लिया था, इक्वल लिया। तो हमारी डेरिवेशन के स्टार्ट इसी तरह हुआ था, तो वही किया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये स्टेप मैं फिर बता रहा हूँ, उनको समझ में नहीं आएगा जिन्होंने लेक्चर नंबर 18.3 नहीं देखा हुआ। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाए तो आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया था KE²/R। हुआ ये था KE²/R²। कैसे हुआ था, असल में आया था KQ1Q2/R², Q1 और Q2 की जगह E और ये आ जाएगा, तो E क्या हो जाएगा, E²। तो ये बनेगा KQ1Q2 यानी E और E
अपॉन आर स्क्वायर, तो बन जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा तो जाके लेक्चर नंबर 18.3 देखें। लेक्चर नंबर 18.3 में इस स्टेप को मैंने वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन किया था कि के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैसे बना। अगले स्टेप में यहाँ पे बन जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला आ गया और यहाँ पे किसका फार्मूला आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ गया। ठीक है बेटा, तो 2 स्टेप्स हमारे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ आर है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से आर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में बन जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर, के ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये स्टेप भी आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। के ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बल्कि पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी हमें बुनियादी तौर पे यहाँ पे कैलकुलेट क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। रेडियस की जब डेरिवेशन कर रहे थे तो यहाँ पे v के बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ v की हेडिंग डाली थी और फिर v की वैल्यू कैलकुलेट की थी, बट यहाँ पे हम रेडियस की डेरिवेशन थोड़ी कर रहे हैं आज, हमें तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का बच्चे को फॉर्मूला बताता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या है ना, के स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब एम वी स्क्वायर तो आ चुका है, हमें क्या लगाना है, हाफ। बट मैथ्स का रूल कहता है जो करना है करो, बट दोनों साइड पे करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस साइड पे भी और इस साइड पे, यानी दोनों साइड पे क्या लगा रहा हूँ, हाफ लगा रहा हूँ। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, जरा स्टेप देखिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। मैं दोनों साइड को 2 से क्या करवा रहा हूं बेटा, डिवाइड करवा रहा हूं। इधर भी 2 लगाऊंगा, इधर भी 2 लगाऊंगा, तो फायदा क्या बनेगा, या बल्कि डिवाइडिंग के बजाय मैं मल्टीप्लाइंग भी बोल सकता हूं कि मल्टीप्लाइंग, आप लोगों को समझने में आसानी होगी, मैंने आप लोग कहेंगे कि सर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2। वैसे आपस की बात है, 2 से डिवाइड करें या 1/2 से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है, सही है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2। बताओ ये स्टेप क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2। ये देखो यहाँ पे 1/2 लग जाएगा इस जगह पे, जहाँ पे मैं उंगली मूव कर रहा हूँ। 1/2 के ई स्क्वायर अपॉन आर, 1/2 के ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, मेरे ख्याल से आप तमाम बच्चों को ये पता होना चाहिए, और अगर पता नहीं है तो इंतहाई हैरतनाक, शर्मनाक और अफसोसनाक बात होगी कि 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर क्या होता है। आप सबको पता होगा कि 1/2 एम वी स्क्वायर किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा 1/2, ये देखो 1/2 के ई स्क्वायर अपॉन आर, 1/2 के ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी। और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर क्या बेटा, 2। मंजिल तो आप सबको पता ही है, मैं क्या करूँगा, एनर्जी की डेरिवेशन करनी है। तो एनर्जी की डेरिवेशन के लिए हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। आपकी दुआओं से मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल चुका हूँ। अब मैं क्या निकालने जाऊँगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए अगली हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं कैलकुलेशन ऑफ क्या कर रहा हूँ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए रिलैक्स होकर सुनिएगा, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बेटा कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टेप करके दिखाता हूँ, और उस स्टेप के हवाले से आप बिल्कुल हामी भरेंगे कि सर आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हेयर यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू माइनस
वर्क डन। अब यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बता सकता, बट यहाँ पे मैं 2 रीजंस बता दूँ। याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिया जा सकता है और वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिया जा सकता है। इसको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे अंदाज में टीचर पढ़ाता है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 में, जहाँ पे आपने इस तरह पढ़ा होगा कि हेयर गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। वहीं पे टीचर कंडीशन बताता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को भी वर्क डन के बराबर लिया जा सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि अगर स्पीड में चेंज आ रहा है, अगर स्पीड में चेंज आ रहा है तो वर्क डन को किसके बराबर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बराबर लेते हैं। और अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है तो पोजीशन में चेंज आने के नतीजे में वर्क डन को किसके बराबर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो यूनिफॉर्म है, स्पीड तो यूनिफॉर्म है, तो वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं ले सकते। यहाँ पे ये सवाल क्लियर हो गया कि सर आपने वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के बराबर यहाँ क्यों नहीं लिया था, तो क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रॉन के अराउंड द न्यूक्लियस, तो इस वजह से हमने वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के बराबर तो नहीं लिया। हाँ, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है तो यहाँ पे वर्क डन को हम किसके बराबर लेंगे मेरा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ले लिया, माइनस क्यों लगाया, इसको समझाएंगे आप। बेटा वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के लिए माइनस इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट होती है, या हमेशा जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो 2 फोर्सेस लगती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और एक उसके अगेंस्ट फोर्स लगी होती है बाहर की तरफ, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो दोनों फोर्सेस क्योंकि अगेंस्ट हैं, यहाँ पे एंगल 180 का बन रहा है, तो क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है, यानी कि जो बॉडी है वो अलोंग द फोर्स मूव नहीं कर रही बल्कि अगेंस्ट द फोर्स मूव कर रही है, इस वजह से वर्क डन को यहाँ पे क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। बहुत मुश्किल है समझने में, तो आसान सी बात याद रखो कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वह दोनों के दरमियान, यानी कि फोर्स के दरमियान और मूवमेंट के दरमियान, वो 180 का बनता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी अंदर की तरफ मूव नहीं करता, फोर्स कहाँ लग रही होती है, अंदर की साइड पे, और इलेक्ट्रॉन का अगर छोड़ दिया जाएगा तो कहाँ निकलेगा, वो बाहर, यानी इलेक्ट्रॉन की अपनी डायरेक्शन बाहर की तरफ है और उस पर फोर्स कहाँ लग रही है, अंदर की तरफ। जब भी 2 फोर्सेस के दरमियान, माफ़ कीजिएगा, जब भी 2 फैक्टर्स के दरमियान 180 का एंगल बन जाए तो जाहिर सी बात है उसमें क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो W इक्वल टू होता है एफ डॉट डी कॉस थीटा। अब कॉस 180 कितना हो जाएगा, -1। तो लिहाजा आसान ये है कि डायरेक्ट याद कर लें कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे किसके बराबर लिया जाता है, माइनस वर्क डन के। अब आइए आगे चलते हैं, अगले स्टेप में हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एफ डी। आप कहेंगे क्यों सर एफ डी, माइनस एफ डी क्यों हो जाएगा, तो ये अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपको चुल्लू भर पानी पी के अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता आप लोगों के लिए। पोटेंशियल एनर्जी एफ डी के बराबर इस वजह से हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब, तो पोटेंशियल एनर्जी रहा है, वर्क का फार्मूला होता है, वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ डी, मैट्रिक क्लास में पढ़ के आए होगे, तो वर्क का फार्मूला होता है एफ डी, ये पुट किया मैंने। अगले स्टेप में मैं आपको 2 रेफरेंस कोट कर रहा हूँ। मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि जो फोर्स है वो बराबर है के ई स्क्वायर अपॉन आर के। फोर्स किसके बराबर है, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे भी यूज़ किया है, देखें के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है ना के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 ई हो जाता है, तो फार्मूला क्या लगेगा, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर फोर्स का। और यहाँ पे जो D है, यहाँ पे जो D है, हेयर F इज इक्वल टू दिस एंड D इज इक्वल टू क्या, R। यहाँ पे D को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला गया, D को क्या बोला गया है, R बोला गया है। तो यहाँ पे हमारे पास F की जगह आ जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और D की जगह क्या आ जाएगा बेटा, R। तो ऊपर वाले स्टेप क्या बन जाएगा, जरा देखिएगा, बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो F की जगह आ गया, F की जगह आ गया के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और D की जगह क्या आ गया, R। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्क्वायर से R क्या कर देंगे, कैंसिल, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर, और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। यहाँ एक सवाल आएगा आपके जहन में कि सर आपने यहाँ पे जो फोर्स का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर फार्मूला लगाया, तो फोर्स का एक और फार्मूला भी तो था एम वी स्क्वायर अपॉन आर।
आप वो भी तो लगा सकते थे, आपने यही वाला फार्मूला क्यों लगाया? और यहाँ पे जैसे ही आप ये मेरा जुमला सुनेंगे तो दिल में ख्याल आएगा कि वाह यार, यही सवाल हमारे जहन में आया था, सर को कैसे पता चल गया? क्योंकि हम तो वीडियो देख रहे हैं और सर ने फ़ौरन से फिर इस सवाल के मुतालिक कह दिया, तो बस देख लो जादू, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ना, जब टीचर पढ़ाता है तो जो एक्सपीरियंस टीचर होता है तो उसको जाहिर सी बात है कि हर बच्चे के सवाल से अंदाज़ा हो जाता है कि बुनियादी तौर पे अगर हम कोई स्टेप करते हैं तो बच्चे कौन से क्वेश्चंस करते हैं। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, सब बच्चों के जहन में सवाल ऑलमोस्ट कुल मिला के ना 80-90% एक जैसे ही आते हैं, यूनिक क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। लेकिन खैर, तो अब ये यहाँ पे इसका जवाब सुन लीजिए। यहाँ पे हम जो फोर्स लगाएंगे ke²/r², इस वजह से लगाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान है, वो फोर्स है एक्चुअल फोर्स। वो फोर्स सेंटीपिटल फोर्स के बराबर ली गई थी वहाँ पर। सेंटीपिटल फोर्स थोड़ी लग रही, असल जो फोर्स एक्ट हो रही है वो तो न्यूक्लियस लगा रहे हैं ना। तो न्यूक्लियस की लगाए जाने वाली फोर्स सेंटीपिटल फोर्स के बराबर है, ये अलग बात है, बट न्यूक्लियस की लगाई जाने वाली फोर्स यानी प्लस की माइनस पे लगाई जाने वाली फोर्स एक्चुअल किसके बराबर है? ke² के बराबर है, ke² के बराबर है। इस वजह से यहाँ पे क्या यूज़ किया गया? ke²/r²। अब ज़रा रिलैक्स होकर देखिएगा, देखें ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई है बेटा? काइनेटिक एनर्जी की। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई है? काइनेटिक एनर्जी की। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई है? पोटेंशियल एनर्जी की। और आप सब अब अच्छी तरह जानते हैं कि ना तो मुझे काइनेटिक एनर्जी से मोहब्बत थी, ना ही मुझे पोटेंशियल एनर्जी से मोहब्बत थी। असल में मैं क्या करने जा रहा था? एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहा था। तो अब मेरे ख्याल से आप सब जल्दी से दिल में सोचें कि मैं अब क्या करूँगा, यानी मेरा जो अगला स्टेप है वो क्या होगा। तो आप सब समझ गए होंगे अगला स्टेप क्या होगा, कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गई बेटा? तो मैं वही लिख रहा हूँ, ज़रा तवज्जो के साथ देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy from equation 2 and 3 in equation number 1 we get। हम क्या कर रहे हैं बेटा? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की उठा के क्या पुट कर रहे हैं? वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो अब जरा देखिएगा स्टेप क्या बनेगा। इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 1 वो बनी हुई, E इज इक्वल टू, ये मुश्किल डेरिवेशन है वैसे, रेडियस की आसान थी। E इज इक्वल टू 1/2 ke² माइनस ke²। अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे समझ पाएँ। आइए मैं आपको सस्ता वाला जादू दिखाता हूँ। मेरे हाथ के इशारों को देखना, समझ में आएगा क्या कर रहा हूँ मैं। ये देखो काइनेटिक एनर्जी ये है C और पोटेंशियल एनर्जी ये है। ये देखो इन दोनों को मैंने उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया, तो क्या बनेगा? E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। वो देख लो, E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। आप कहेंगे अबे भाई बोल प्लस है, लिखा हुआ माइनस है। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस। तो ये माइनस प्लस मिलके, ये माइनस प्लस मिलके क्या बन जाएगा? माइनस। तो ये यहाँ आया, प्लस माइनस मिलके माइनस आ गया, ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो अब स्टेप समझ में आ जाएगा, जरा दोबारा से देखना। E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। बोलो समझ में आ गया बेटा? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा बेटा अगला स्टेप ज़रा देखिएगा, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ अगला स्टेप, क्योंकि डायरेक्ट ही समझाया जाता है। बट आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो गरीब बैठे होंगे मेडिकल साइंस के, यानी बायोलॉजी वाले, और जो बायोलॉजी वाले गरीब होते हैं ना, उनकी मैथ्स बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। तो लिहाजा उन गरीबों के लिए मैं इसको रफ वर्क में समझा रहा हूँ, प्रॉपर अंदाज में, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा? तो लिहाजा पहले तो सच्ची सच्ची दिल से बताओ,
हाफ के स्क्वायर अपॉन आर माइनस के स्क्वायर अपॉन आर माइनस हाफ के स्क्वायर अपॉन आर बन गया। ये स्टेप क्या आपको समझ में आया है? कुछ बच्चों को आया होगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पे रफ वर्क में समझा रहा हूँ, ठीक है। देन मैं मिटा दूंगा क्योंकि ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है ये। मुझे एक बात बताओ, अगर कहीं लिखा हुआ हो 1/2 और फिर लिखा हुआ हो -1, 1/2 -1, लिखा हुआ 1/2 x माइनस एक्स, x का मतलब क्या है? 1 लिखा हुआ है x के साथ, लिखा हुआ 1/2 x माइनस एक्स। तो क्या लोगे? सबसे पहले एलसीएम लोगे 2, एलसीएम से 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा? 1, बीच में क्या आएगा? माइनस। अब ये समझ में नहीं आया तो 4 क्लास जाके पढ़ो। माइनस, और फिर उसके बाद क्या होगा? 2 1 जा 2, 1 - 2 क्या हो जाएगा? -1, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2, x ऐसे चल रहा है तो -1/2 x बन जाएगा। बस यहाँ पे बेटा x के बजाय ना, यहाँ पे x के बजाय क्या लिखा हुआ है? के स्क्वायर अपॉन आर। वैसे भी एक में से जब आधा निकालते हैं, व्हाट इज मीन बाय 1 का मतलब 1, और माइनस हाफ का मतलब हाफ का मतलब क्या है? आधा। एक में से आधा निकालोगे कितना बचेगा? आधा। यानी एक में से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -1 है, -1 और प्लस हाफ, तो -1 प्लस हाफ लाइक दिस। ये देखो -1 प्लस हाफ, माइनस प्लस माइनस करेंगे, एक में से आधा निकलेगा, कितना बचेगा? आधा। साइन बड़े वाले की आएगी माइनस हाफ, यानी कि 1 -1 प्लस हाफ इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, -1 प्लस हाफ इज इक्वल टू माइनस हाफ। के स्क्वायर अपॉन आर क्या रहा? कॉमन रहा। ठीक है बेटा। अगर बिलफर्ज ये भी समझ में नहीं आया, अगर बिलफर्ज ये स्टेप भी समझ में नहीं आया, अब जिनको समझ में आ गया ना वो वीडियो को आगे बढ़ा के मेरी ये फजूल की लंबी ना सुने, ये मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए करवा रहा हूँ जो बायो वाले हैं। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो इस स्टेप को देखो, ये इस तरह लिखा हुआ है ना, 1/2 के स्क्वायर अपॉन आर माइनस के स्क्वायर अपॉन आर। इसको इस तरह समझ लें कि आप यहाँ से के स्क्वायर अपॉन आर को क्या ले लें? कॉमन ले लें। क्या बनेगा? 1/2 -1, 1/2 -1 जब निकालोगे तो क्या बनेगा? 1/2 -1 माइनस हाफ बन जाएगा, और के स्क्वायर अपॉन आर शुरू में चलाएगा। और अगर अब भी समझ में नहीं आया तो वीडियो बन रही है, वरना आप अगर लाइव क्लास में मेरे सामने बैठे हुए होते तो आपको अच्छी तरह पता है कि मैं कितना बदतमीज़ आदमी हूँ। ठीक है बेटा। तो अगर अभी समझ में नहीं आया तो मेरे पास आना, बाद में मुलाकात करना मुझे, या फिर व्हाट्सएप करना, ताकि मैं वॉइस में तुम्हें बहुत अच्छे अंदाज में समझा सकूँ। ठीक है बेटा। चलें खैर, ई इज इक्वल टू -1/2 के स्क्वायर अपॉन आर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो स्टेप हुआ वो यहाँ तक हुआ कि 1/2 के स्क्वायर अपॉन आर माइनस के स्क्वायर अपॉन आर बन गया -1/2 के स्क्वायर अपॉन आर। बेटा अगला स्टेप करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और मेरे ख्याल से आप सबको ये वैल्यू पता होगी। के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। सिंस के इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो अगला स्टेप देख लीजिए ऊपर में। ई इज इक्वल टू -1/2, के की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। ये देखो -1/2 के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बेटा। अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप बनेगा 2 4 से क्या होता है बेटा? 8। तो 2 4 से 8 मतलब पूरे स्टेप को हम क्लियर कर रहे हैं। 2 4 से 8, 1 1 से 1 और फिर ई स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा ई स्क्वायर। ये देखो 1 1 ख़त्म, माइनस, और ऊपर आ गया ई स्क्वायर, और नीचे 2 4 से 8, 2 4 से 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो 1/2, 2 4 से 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या आ गया बेटा? आर। यहाँ तक अभी हमारी डेरिवेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ तक हम अपनी डेरिवेशन को पहुँचा चुके हैं। अगला स्टेप देखने के लिए दोबारा से ज़रा समझिएगा कि मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि जो रेडियस होता है
उसका फार्मूला होता है आर इजिकल टू, ये रेडियस का फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि आर इजिकल टू होता है, अगर नहीं पता आप जाइए रेडियस की डेरिवेशन खोलें जो मैंने लेक्चर नंबर 18.3 में दी थी, और रेडियस की डेरिवेशन का आप थर्ड लास्ट स्टेप देख लें। रेडियस की जो डेरिवेशन थी उसका फार्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर। थर्ड लास्ट स्टेप देख लीजिएगा, सिंस रेडियस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, जो रेडियस की वैल्यू है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। बहुत ही रिलैक्स होके एक दफ़ा मैं पूरा का पूरा फ्लैशबैक दे रहा हूँ। हमें क्या करना था, हमें डेरिवेशन करनी थी एनर्जी की। जब हमें एनर्जी की डेरिवेशन करनी थी तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, पूरी के काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वाला मेथड लगाया। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वाला मेथड लगाने के बाद पहले काइनेटिक एनर्जी निकाली, देन पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर वैल्यू पुट की, फिर यहाँ तक पहुँचे, फिर के की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ तक पहुँचे। अब रेडियस का हमने मेथड लगाया। आइए ज़रा वैल्यूज़ देखिएगा क्या बनेगी। बनेगा E इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 8, 2 4 से क्या होता है बेटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर। बहुत रिलैक्स होकर दोबारा से देखना, ये देखो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर। मेरे हाथ के इशारे को देखो, ये आर की वैल्यू उठाई और यहाँ पे यानी इस आर की जगह पुट कर दी। E इज इक्वल टू ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर एम ई स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ये उसूल याद रखना, जो सबसे नीचे होता है ना वो मल्टीप्लाई करने के लिए चला जाता है। ये फिंगर वाले स्टेप मैंने नॉर्मल जब क्लास हो रही थी आप लोग की फिजिकल, उसमें भी समझाया था कि इस तरह से वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, पलट जाती है। तो ज़रा चेक कीजिएगा क्या बनेगा। E इज इक्वल टू, ये देखें एम ई की पावर 4, ये देखें एम ई स्क्वायर ऊपर चला गया, एम ई की पावर 4, 8 4 से कितना हो जाएगा 32, 8 4 ज़ा, ये देखें ये ऊपर चला गया, m ऊपर, ई स्क्वायर से मिलके क्या बन गया e की पावर 4, 8 4 ज़ा 32, पाई ज़ा पाई स्क्वायर। इंतहाई मुश्किल डेरिवेशन, आपको 2-3 दफ़ा देखनी पड़ेगी बार बार ये डेरिवेशन, फिर समझ में आएगी। पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ज़ा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, साथ में कौन बचा एन स्क्वायर और एच कट स्क्वायर, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर। मैं भी देख लूँ एक दफ़ा कुछ बचा तो नहीं। एम ई स्क्वायर ऊपर चला गया, 8 4 ज़ा 32, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। खैर इस स्टेप को पीछे जाके 2-3 दफ़ा देखो ताकि समझ में आ जाए। अब बेटा यहाँ पे एक स्टेप और बाकी है। मैंने आप लोगों को नील बोहर एटॉमिक मॉडल जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सिंस, जैसा कि हम जानते हैं जो एच कट होता है वो बराबर होता है h/2 पाई के। अगर ये बात आप लोगों को नहीं पता तो आपको जाके मेरा लेक्चर नंबर 18.2 देखना होगा, वहाँ पे याद रखिएगा एच कट की वैल्यू होती है h/2 पाई। एच कट खुद बराबर होता है h/2 पाई के। तो एच कट क्योंकि h/2 पाई के बराबर होता है तो लिहाजा अगले स्टेप में ये हो जाएगा एच कट बराबर हो जाएगा h/2 पाई के। तो ये देखें क्या बनेगा, E इज इक्वल टू एम ई की पावर 4 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, और फिर ये देखो h/2 पाई, ये बहुत रिलैक्स होकर देखने की ज़रूरत है। h/2
2 पाई का होल स्क्वायर। मैंने ब्लैक से लिखी इसलिए दिया है ताकि आपको बात समझ में आए। ये देखें पूरी की पूरी वैल्यू वैसी है, me4 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। एच कट की जगह एच अपॉन क्या आ गया, 2 पाई आ गया। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे, ये बनेगा E इजिकल टू, बोर हो रहे हैं ना आप लोग, मैं भी पढ़ाते हुए बोर हो रहा हूँ, यकीन मानो। तुम लोग होते तो थोड़ा शुगल मेला लगा रहता, बट क्या करें यार, आप और मैं, हमें समाज ने अलग कर दिया है। तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर और 2 पाई की जगह क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर। 2 की जगह 2 2 क्या हो जाएगा 4 और पाई स्क्वायर पाई। अब कैंसिलेशन खेलेंगे, ज़रा देखिएगा क्या बनेगा। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 और 4 8 ज़ा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल। तो बेटा अगले स्टेप में बन जाएगा E इजिकल टू ME की पावर 4, यहाँ पे क्या बचा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि N स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व करते हुए मैंने एक मिस्टेक की, शायद आप पिक भी नहीं कर पाए हो उस मिस्टेक को। यहाँ तक माइनस चल रहा था, यहाँ के बाद मैंने माइनस लिखना बंद कर दिया। तो ख्याल रखिएगा यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा, माइनस चल रहा है, मैंने माइनस लिखना भूल गया था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस चल रहा है। ठीक है, माइनस मौजूद है यहाँ पर। तो E इजिकल टू हम N स्क्वायर क्या ले लेंगे कॉमन, तो बनेगा माइनस 1 अपॉन N स्क्वायर, N स्क्वायर बाहर आ गया, माइनस 1 अपॉन N स्क्वायर ME की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और H स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपको बतानी होगी कि वेयर या हेयर। M की वैल्यू है 9.11 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 kg। ठीक है, E की वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 एक्सपोनेंशियल माइनस 12 और H की वैल्यू है 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34। तो बेटा सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है सॉल्व करके, वो बराबर आती है 13.6 के। हेंस ये पूरी वैल्यू, ये देखो ME की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू H स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 EV। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है, 13.6 EV के। इसको सॉल्व करने मत जाना, जब फिजिकल क्लास में मेरे पास आओगे तो उस वक्त पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बट यहाँ पे याद रखना 13.6 EV के, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है, 13.6 EV के बराबर होती है। वैसे भी जगह ख़त्म हो रही है, इस वजह से डायरेक्ट करवा दिए। तो ये हमारे पास इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 13.6 EV। तो बन जाएगा E इज इक्वल टू माइनस, इस वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा बेटा 13.6 और नीचे क्या मौजूद है बेटा N स्क्वायर। और ये हमारे पास एनर्जी का क्या ड्राइव हो गया, फार्मूला ड्राइव हो गया, जो कि एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और एक इंतहाई मुश्किल डेरिवेशन थी। पेपर में बहुत ज़्यादा आती है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और बहुत ज़्यादा ये पेपर में सवाल आता है। तो खैर हमारे पास एनर्जी की डेरिवेशन क्या हुई बेटा, कंप्लीट हुई। लेक्चर नंबर 13.4 है, लेक्चर नंबर 13.4 है, वो 30 मिनट्स के बाद देखें, वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही होती है ना, तो 30 मिनट के बाद फिर अगली वीडियो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है।
तो 30 मिनट तक तो आपने यहाँ तक सुन लिया होगा, फिर आगे का जो पार्ट कट हो गया था वो मैंने यहाँ पे समझा दिया है। सो ऑलमोस्ट हमारा लेक्चर या हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, लेक्चर नंबर 13.4 का। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल जो नेक्स्ट आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी, नेक्स्ट क्लास में हम वेवलेंथ की डेरिवेशन करेंगे कि जो हमारे पास नील बोहर एटॉमिक मॉडल है उसमें जो रेडियस की डेरिवेशन है वो क्या है। और आप समझ गए होंगे कि चैप्टर 18 का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही पार्ट है। यानी बोर्ड के पेपर में अगर कोई पार्ट सबसे ज़्यादा आता है, बोर्ड के पेपर में कोई पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो यही बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाला पार्ट होता है। और ये साल आपके लिए हद से ज़्यादा क्रूशल, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईयर है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप तमाम के तमाम बच्चों को, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ही रिलैक्स होके बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि जब बोर्ड का पेपर हो, जो कि वो कहते हैं ना ये तो होगा, तो एक बात याद रखिएगा, पेपर तो होगा, ठीक है। तो अब पेपर जब होगा तो आप समझ गए होंगे, थोड़े बहुत अक्लमंद आप खुद भी हैं, कि पेपर के हवाले से आपने कोई फजूल के स्टेप्स या फजूल की गलतियां नहीं करनी हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे बच्चों की तरह आपने पूरे के पूरे चैप्टर 18 को क्या करना है, कंप्लीट करना है। एक एक चीज़ याद करनी है जो जो इंक्लूडेड है, ताकि हमारे जो एक महीना है, इस एक महीने में हम बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे होते तो मेरे ख्याल से मैं इतना तेज़ नहीं पढ़ा सकता था, बट क्योंकि आप तमाम के तमाम बच्चे लॉकडाउन में इन सूरत हाल में पढ़ लें, तो मेरे लिए बड़ा फ़ायदा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ आपको। और जब मैं लाइव सेशन ले रहा होता हूँ आपको जूम वगैरह पे, तो उस वक्त मैं आपके क्वेश्चंस क्लियर कर सकता हूँ। तो लेक्चर यहाँ पे सुने और फिर क्यूरीज़ के लिए और क्वेश्चंस के लिए जूम को इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ पे हम शोर भी मचा रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कमेंट भी पास कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो एन्जॉयमेंट के दरमियान पढ़ाई नहीं हो सकती, पढ़ाई के दरमियान एन्जॉयमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको दोनों फैसिलिटी दे रहा हूँ कि जूम पे आइए, जूम पे हम अपनी जो भी एन्जॉयमेंट वगैरह है, जो क्यूरीज़ हैं, जो डिस्कशन है, जो फजूल के टॉक्स वगैरह हैं, उनको मतलब हमारे टॉक शो बन जाएगा जूम। और जो प्रॉपर पढ़ने वाला टॉपिक है वो आपके सामने मौजूद है। अभी से जल्दी से राइट डाउन कीजिए। चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 18.4 भी अपने अख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम वेवलेंथ की डेरिवेशन के साथ चैप्टर 18 का सबसे बड़ा पोर्शन अख्तिताम को पहुंचाएंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।